मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का है, ट्रायंगल का, जैसे पता लग ही गया होगा। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। पहले तो मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर इसका मीनिंग समझाएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। कह रहे इन द गिवन फिगर पी एस, जो ये लाइन है पी एस इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इसने क्या किया, जो एंगल क्यू पी आर है ना, ये पी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बाइसेक्टर का मतलब यही है। अब आपको समझाने के लिए, मान लो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहले एक डाउट ये दूर करो, जो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर इस लाइन पी एस ने इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो क्या क्यू एस और एस आर भी बराबर होंगे? तो ऐसा नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा तभी होता है जब ये बोला जाता कि ये ट्रायंगल या तो इक्विलैटरल है या फिर आइसोसेलेस है, अगर दो है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो ये मत लेड करना या फिर समझना कि क्यू एस बराबर एस आर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल ये लाइन्स को बाइसेक्ट करती है। फिर हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि क्यू एस अपॉन एस आर बराबर पी क्यू अपॉन पी आर। अब एक बात सुनो, प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आप किसी भी बच्चे से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो टीचर के ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ से स्टार्ट करें, कि हम लोग पढ़ाते रहते तो ये रट जाती हैं चीज़ें, तो लेकिन रटना नहीं, समझना है। यहाँ पे रेशियो आ रहा है, रेशियो क्यू एस अपॉन एस आर, रेशियो ही तो आ रहा है। रेशियो किस में आता था? थेल्स थ्योरम में। किस में आता था? और थेल्स थ्योरम तभी अप्लाई होती थी जब कोई लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो एक बात सुनो, क्यू एस बराबर एस आर, अगर इसके कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाए, अगर इसके कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाए तो ये रेशियो मिल जाएगा। अब कैसे होगी? तो देखो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाते इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, और मैंने क्या किया, एस पॉइंट से जो पी एस है ना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की। किसके? पी एस के। देखना, तो ये कहाँ पर आके मिले? मान लीजिए ये ए पॉइंट पर आके मिले। क्या बात समझ आई? मैंने क्या किया, जो मैंने किया उसको मैं लिखता हूँ। मैंने कंस्ट्रक्ट किया कि जो लाइन ए आर है ना, वो पैरेलल है पी एस के। किसके पैरेलल? पी एस के। अब आप बोलोगे सर हमको ये बताओ कि आपने आर से ही क्यों किया, आपने यहाँ से क्यों नहीं किया, या फिर यहाँ से क्यों नहीं किया? इसको समझो ना यार, ये वाला रेशियो है ना, अगर आपको समझा और अच्छे से समझाए, थोड़ा फील लाने के लिए, थेल्स थ्योरम इसको हटा दो, तो क्या देखो यार, थेल्स थ्योरम नहीं लग गई। ये लाइन इसके क्या है? तो क्यू एस अपॉन एस आर बराबर क्यू पी अपॉन पी ए। बताओ ना, लग गई ना थेल्स थ्योरम? तो इसलिए मैंने ऐसा किया। क्लियर है? तो चलो, जो पहले था मैं उसको पहले मिला देता हूँ। तो ये ऐसे था, ये एंगल बराबर, मैंने एक्स एक्स लेट कर लिया। क्लियर है सर? चलो जी, अब देखो, अब ट्रायंगल लो ए क्यू आर, अब इसमें लग जाएगी थेल्स थ्योरम। क्या लगी? क्यू एस अपॉन एस आर बराबर, देखो यहाँ से क्यू एस अपॉन एस आर बराबर क्यू पी अपॉन पी ए। क्यू पी अपॉन, कैसे पता जी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, प्रूफ करना क्या था? देखो क्यू एस अपॉन एस आर, पी क्यू भी मिल गया, केवल भाई साहब हिसाब बिगाड़ रहा है पी आर, यहाँ पे आ गया पी ए। बस इतना सा अंतर हो रहा है कि अब इसके लिए ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल बन गया। पहला लॉजिक तो ये समझ आया कि लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ क्यों की। अब फिर मामला फंस गया यार आगे कि यार यहाँ ये चीज़ मिल गई, ये भी मिल गई, 3 आइटम मिल गए इसी से, लेकिन पी ए नहीं मिल पा रहा है, हमको लाना है पी आर। अब एक और टारगेट हमारा हो गया, अगर हम इतने लॉजिक लगा सकते हैं कि आ गया पी ए, आ गया है पी ए, और लाना क्या है? पी आर। तो कैसे भी जुगाड़बाजी करके पी ए बराबर पी आर दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। बस अब मजा आने वाला। देखो पहले समझा देता हूँ, लिख तो हम देंगे। ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल, और इस लाइन ने इसको बीच में काटा, ये एंगल एक्स है, तो क्या ये एंगल एक्स नहीं होगा? अल्टरनेट से अगर ये लाइन है, इसने इसको कट किया, ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक सीधी लाइन है, यस और नो? ये एंगल 2x हो गया। अगर मैं पूछूं ये वाला एंगल क्या होगा, तो 180 - 2x।
समझो फिर से, एक सीधी लाइन है, अगर ये एंगल 2x है तो ये कितना हो जाता, 180 माइनस 2x, लीनियर पेयर से। क्लियर है। और ये हो गया किससे, अल्टरनेट से। तो थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि लिखना थोड़ा भैया बोर्ड में कॉपी जाएगी तो लिखना पड़ेगा कि एंगल, इसका नाम क्या होगा, PRA कितना हो गया, एंगल x हो गया। कैसे पता, अल्टरनेट से। कैसे पता जी, अल्टर। अच्छा, अब एक ट्रायंगल लेते हैं APR, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एक तो एंगल x है, यस और नो, और दूसरा एंगल क्या, 180 माइनस 2x, यस और ये एंगल कितना, A है, तो इसे मान लो एंगल A ले लें। इन तीनों का सम कितना होगा, क्या ये बात आई समझ में। अगर बात करते APR की, APR तीनों एंगल का सम 180, तो 180 से 180 एंगल का x, एंगल x और माइनस का 2 एंगल x, तो क्या माइनस का एंगल x बचा और प्लस का एंगल A बराबर 0, क्योंकि 180 से 180 कट किया। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि जो एंगल A है वही तो एंगल x हो गया, हमने प्रूव कर दिया। बताओ ना। और इस ट्रायंगल में ये दो एंगल बराबर हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स बराबर हो गए। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड बराबर होती, या उल्टा बोलो, किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर है। तो ये एंगल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल APR की अगर हम बात करते हैं कि जो एंगल R है वही एंगल A है, और वो कितना, x है, तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो PR बराबर क्या हो गया, PR बराबर क्या हो गया, PA। तो प्रूफ, तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे, तो आंसर ही आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP। यहाँ पे क्या था, PA को क्या लिख सकते हैं, PR। आ गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो लॉजिक थे, पहला ये समझो कि लाइन पैरेलल क्यों, और फिर दूसरा वाला एंगल को बराबर दिखा दिया। क्लियर है। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो मैंने प्रूफ बता दिया, अगर ये आएगा तो 4 नंबर में आएगा, अगर 1 नंबर में या केस स्टडी में कैसे आएगा ये, इसको समझते हैं जरा। ये आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया होगा ABC, बोला होगा कि एंगल A का बाइसेक्टर है, ये मान लो D दे दिया, ठीक है। अब आपको ये दे दिया जाएगा 4 और ये दे दिया जाएगा 2x, ये दे दिया जाएगा 3 और ये 4। कहेंगे x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे आप कि इनका रेशियो बराबर रखेंगे इसके और इसके रेशियो पर, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, 3/4 बराबर 4/2x, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो 3x बराबर 8, x बराबर 8/, ऐसे केस स्टडी में कर सकते हैं। क्या चमका। अच्छा, एक और चीज़, अब एकदम इसका मैं उल्टा, आप लोग कल घर से इसका प्रूफ करके आना अगर हो जाए। अब एकदम उल्टा बोला गया, क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ABC में एक लाइन है AD जो कि मीडियन है। AD क्या है जी, मतलब इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, तो भी इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होता है, मतलब ये वाला रेशियो अभी भी काम करेगा। ये एंगल का बाइसेक्टर करो तो भी ये रेशियो काम करता है ये वाला, और अगर ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करे तो भी ये रेशियो काम करता है। दोनों के केस में एक ही आंसर आएगा। मैंने एंगल का बाइसेक्टर तो मैंने प्रूफ करके बता दिया आपको, बट सिलेबस में तुम्हारे यही है, वो तो केवल लॉजिक के लिए आपको या नॉलेज के लिए बता दिया। ये समझ नहीं पाए आप लोग। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें तो जो AD था इसने एंगल को बाइसेक्ट किया था, इसमें AD ने एंगल को बाइसेक्ट नहीं किया है, इस BC को बाइसेक्ट किया दो इक्वल पार्ट में, तो भी यही वाला रेशियो काम कर जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लो इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका है, चैप्टर 6 का है ना, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। और एक बार बताएं आपको, 2023 का जाके पेपर देखना, आई इम्पेयर्ड वाले जिन बच्चों की आंखों में दिक्कत होती है ना थोड़ी सी, तो उनके पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आया था 2023 में, मतलब पिछली साल ही। कि ऐसा होता है जिन बच्चों आंखों में समस्या है, जिनको कम दिखता है या उनको लिखने में दिक्कत होती है, उनका पेपर अलग आता है। तो उनके साथ होता क्या है कि वो उनके साथ कोई भी एक बच्चा उनके साथ जाएगा, बैठेगा, सरकार द्वारा ISI द्वारा
प्रमाणित होगा, हाँ बच्चा भेजा जा रहा है, वो जैसा जैसा बोलेगा वो वैसा वैसा लिखेगा। उस बच्चे को 10th के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं। उसमें ये क्वेश्चन था 2023 में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। तो जब आप लोगों से नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो इसका वीडियो बनाते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। कह रहे हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो अगर एक ट्रेपेजियम है तो चलो जल्दी से भैया ट्रेपेजियम बनाते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये लाइन इससे क्या है, थोड़ा सा अटपटा बनना है, कोई बात नहीं। ABCD एक क्या है जी, ट्रेपेजियम, और AB किसके पैरेलल है, CD। और कह रहे हैं इसके जो डायगोनल्स हैं वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पॉइंट पे, ये E पॉइंट। चलो जल्दी से देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है कि AB पैरेलल CD, और एक दूसरा गिवन है कि ट्रायंगल AED और BEC आपस में क्या है, सिमिलर। ये भी हमको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ट्रायंगल AED सिमिलर ट्रायंगल BEC, इतनी दो बातें हमको ये गिवन है। प्रूव करना है, टू प्रूव कि AD इज इक्वल टू BD। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर 6 में तो वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, और ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी, अच्छा अब जैसे ही मैंने देखा गिवन क्या है कि दो ट्रायंगल AED और एक ट्रायंगल है BEC आपस में क्या है, सिमिलर। जब ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो लिखते हैं AE अपॉन BE और ED और EC बराबर AD अपॉन BC। इतना तो यार हमको पता है, लेकिन प्रॉब्लम यार है कि हमको प्रूफ करना कि AD और BC आपस में क्या चीज़ दिखानी, इक्वल दिखानी है, ठीक। अच्छा अब देखो, एक ट्रायंगल सिमिलर था, ये दो ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे, इनके साइड के रेशियो हमने लिख ली, लेकिन इनसे कुछ भी निकल के थोड़ी ना आएगा आंसर। अब जो दूसरा लॉजिक है, मतलब इनका जो ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर थे, इनको देखकर ये आइटम गिवन थे, हमने लिख दिए, लेकिन इनसे आंसर नहीं आ रहा ना, क्यों आंसर आ रहा है रेशियो में, हमको दिखाना है बराबर। तो अब करेंगे क्या, हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर दिखाए जा सकते हैं, यस और नो। देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा अल्टरनेट से, और ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। तो ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो देखते हैं ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CED। तो चलो अब देखते हैं कैसे, एंगल E वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। AEB में जो एंगल B है और इसमें जो एंगल D आपस में क्या होंगे, इक्वल। कैसे पता, अल्टरनेट से। तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल AEB सिमिलर ट्रायंगल। देखो E किसके इक्वल, E के, E बीच में आ रहा है तो E बीच में आएगा। B किसके इक्वल है, D के, D एंड में आ रहा है तो B नहीं, AEB हमने क्या लिख दिया, AEB। तो B आ रहा है एंड में तो D आएगा, है ना। तो देखो E का काम हो गया, D का काम हो गया, बचा क्या, C। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, यहाँ तक कोई दिक्कत। मतलब ट्रायंगल AEB, जो AEB है वो किसके इक्वल हो गया, CED के। अगर ये इक्वल है मतलब सिमिलर हैं तो इनके भी साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, गेट लगा दो, ये वाला जान भी, ये वाला गेट लगा दो। तो चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, AE अपॉन CE बराबर EB अपॉन ED बराबर AB अपॉन CD। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक दोनों आपस में से हमने सिमिलर दिखा दिए। चलो जी अब मजा आने वाला। अब देखो क्या कोई ऐसा रेशियो है जो इनमें आपको दिख रहा है, अब इसको देखेंगे, बस हम लोग समझेंगे और समझने की कोशिश करें। क्या कोई अच्छा हमको दिखाना है, AD और BC आपस में क्या चीज़ दिखाना है, इक्वल। तो AD BC कहीं दिख रहा है, हाँ जी भाई AD BC ये दिख रहा है, जिसको मैं इक्वल दिखाना है। अब एक बात समझो आकाश, इनको मुझे इक्वल दिखाना है। अगर मैं इसका रेशियो या फिर इसका रेशियो अगर मैं 1 दिखा दूं, 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से AD बराबर BC हो जाएगा, लेकिन 1 दिखाने का ही इसमें लॉजिक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें
एक देखते हैं जरा क्या क्या चीज़ें इसमें हमें मिल रही हैं जो इससे कनेक्ट हम लोग कर पाएँ। सो क्या कोई एक ऐसा रेशियो जो इसमें भी है और इसमें भी है? तो देखो जरा, देखो कोई दिख रहा है आपको? ए ई भाई साहब ये रहा, ए ई के साथ क्या है? सी ई, और इधर ए ई के साथ क्या है? ई डी। सी ई और ई डी, अगर मैं सी ई और ई डी का आपस में डिवाइड करूं, तो ये लॉजिक है भैया, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में एक दो मिल जाते हैं आपको। तो क्या मैं इन चीज़ों को, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूं? ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ई डी। देखो, जब कोई दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने के रेशियो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ए ई अपॉन ई बी बराबर सी ई अपॉन ई डी। यस और नो? अच्छा, अब देखो यहाँ से कुछ मिल रहा है, सी ई अपॉन ई डी, ये रहा भैया देखो। यस और नो? मैं ई डी अपॉन ई सी या ई डी अपॉन सी दिख तो रहा है ना थोड़ा थोड़ा? अरे बताओ ना यार। तो अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये बी ई अपॉन ए ई बराबर ई डी अपॉन सी ई। यस और नो? तो ई डी अपॉन ई सी या सी, कंफ्यूज मत होना, ई सी भैया दो, ई सी बोल दो या फिर सी, एक ही तो बात है। इसमें कंफ्यूज मत होना कुछ भी, शायद कोई बच्चा हो रहा हो। तो चलो जी, अब थोड़ा थोड़ा हमको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, क्या कि ई डी और ई सी, ई डी और क्या इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ए ई अपॉन बी, लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल, तो क्या इसकी वैल्यू उठा के यहाँ नहीं पुट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बी ई अपॉन ए ई बराबर इसकी जगह लिखेंगे ए ई अपॉन बी ई। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? बी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया। हमने दिखा दिया बी ई बराबर ए ई, मतलब बी ई कहाँ है? बी ई ये रहा, और ए ई आपस में क्या है? इक्वल। यहाँ तक कोई डाउट? बी ई और ए ई आपस में क्या है? इक्वल। अब देखो, बी ई और ए ई आपस में क्या है? तो इनका डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? यस और नो? तो हमने दिखा दिया बी ई और ए ई आपस में क्या है? इक्वल है। अगर बी ई बराबर ए ई है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बी ई अपॉन ए ई बराबर 1 लिख सकता हूँ। और बी ई अपॉन ए ई किसके इक्वल है? ए डी अपॉन बी सी के। तो क्या इसकी जगह में ए डी अपॉन बी सी नहीं लिख सकता? तो ए डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1 बराबर। बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। और देखो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर ये आता तो हम नहीं कर पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इस क्वेश्चन के साथ बोर्ड वालों ने और करके नहीं दिया था, कोई भी और करके नहीं दिया था। मतलब ये करना था, अगर नहीं कर पाते तो 4 नंबर तुम्हारे चले जाते। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको देखा ना, देख के समझ आया, अगले दिन भूल जाओगे अगर इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक क्या था, यहाँ पे लॉजिक समझे कि मतलब जो रेशियो आ रहा था उसका भी इस तरीके से रेशियो की जुगाड़बाजी करनी थी। क्योंकि हमने इसको देखा, ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। तो ये जितने इंपॉर्टेंट लगा दो चैप्टर 6 में, तो खैर वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगाना, और बढ़िया से नोट्स में जो आपका 100 वाले नोट्स बनना है उनमें इसको लिख लेना अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है, लिख लेना इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सबको मैंने एक दिन पहले दिया था, आप सबने ट्राई किया, केवल शायद एक बच्चे से हो पाए ना। अब पता नहीं इस पर डाउट है, झूठ तो नहीं बोल रहा, या देख के तो नहीं किया था देख के ना, चलो ठीक है मान लेते, केवल एक बच्चे से हुआ। ऐसा क्या है सर इस क्वेश्चन कि आप लोग ठीक ठाक है, आपने बीपीटी के प्रूफ भी आते हैं, आप लोग सब कुछ आता है, तो क्यों नहीं हो पाए सर ये क्वेश्चन? तो देखो, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इसमें लगेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहाँ तक हम लोग सोच नहीं पाते हैं, और उसका नाम क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो ये बात के पहले क्वेश्चन को पढ़ते तसल्ली से करें, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि चैप्टर 6 ही एक ऐसा चैप्टर है 10th में जो आपको 100 मार्क्स लाने से रोकेगा, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो आ जाओ, कह रहे हैं कि ए डी इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी अगर मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट, सही बात है, डी इज द मिड पॉइंट, मतलब बी डी और सी डी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड ए डी बी ये रहा ए डी बी, और ए डी सी, ये ए डी बी ये रहा ए डी सी रहा, डी ई एंड डी एफ इनके क्या है? बाइसेक्टर। क्या इनके? बाइसेक्टर। मतलब ये जो एंगल है ए डी सी, इसका एक बाइसेक्टर ये रहा,
लाइन थोड़ी ऐसी, चलो कोई नहीं, ये इनके क्या हैं, वाई सेक्टर। मतलब वाई सेक्टर का मीनिंग है ये जो एंगल है और ये जो एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। ऐसे ही ये दो एंगल हैं, ये वाले और ये वाले आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो इनका नाम दिया गया है कि डी ई एंड डी एफ। तो ये हो गया डी ई और ये हो गया डी एफ। फिर कह रहे हैं आपने ई से एफ को मिलाया, तो ये प्रूफ करना है कि ई एफ और बी सी आपस में क्या हैं, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ होगा। तो जल्दी से पहले आप सारे बच्चों को मैं बता दूं एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, और सर कैसे पहचाना आपने कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगी। देखो कैसे, यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट किया गया है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। बाइसेक्टर का मीनिंग यही तो बाई मीन्स होता है दो सेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में, तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो जल्दी से आपको बता दें होती क्या है, इसका प्रूफ मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है, बट प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, आप बस जान लो होती क्या। जैसे ये एंगल ए है, इसका मैंने बाइसेक्टर किया, मतलब ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर एंगल ए मान लो 60 है तो ये भी 30 और ये भी 30, तो फिर एक थ्योरम निकल के आती है। अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा है कि किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर आपके पास है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, ध्यान से समझेंगे। तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है बी डी और सी डी के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, मतलब समझेंगे, ये पूरा एंगल ए था, साइलेंट कर देना, ये पूरा एंगल ए था, तो एक तो ये बना था ए बी लाइन से और एक किससे बना था, ए सी से। इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, उसने बी सी को दो पार्ट में डिवाइड किया, बी डी और सी डी, तो इसी के बराबर हो जाएगा। ये कहती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार। ये पूरा एंगल ए था, कोई भी एंगल दो लाइन से मिलकर बनता है, तो पूरा एंगल एक तो ए बी से मिलकर बनना और ए सी से मिलकर बनना है, तो ए बी अपॉन ए सी। इसने बी सी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, बी सी, बी डी और सी डी, तो इसके बराबर होगा। क्लियर है, यस और नो? चलो बस इसी का यूज होना है। अगर इतना सोच पाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। अगर ये नहीं सोच पाओगे फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, चाहे आप कुछ भी लगाते रहो। तो चलिए भैया अब आते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, एक हमारे पास ट्रायंगल है ADC। मैं अलग बना के आपको दिखाऊंगा कि उसी में हम करेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, या पहले समझाने का प्रयास करते हैं। ADC, ये मैं थोड़ा सा इसे अलग बनाने की कोशिश करूँगा जिससे और थोड़ा फील सा आएगा। ADC, ये रहा एंगल का बाइसेक्टर, यस और नो? ये एंगल को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ADC में ये जो एंगल D को बाइसेक्ट हुआ है ना, एंगल D का बाइसेक्ट हुआ, तो एंगल D इन दोनों लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन CD, यस और नो? ये जो एंगल D था इन दोनों लाइन से मिलकर बना था, तो इनका रेशियो किसके बराबर होगा, यहाँ नाम F है, AF अपॉन FC बराबर AF अपॉन FC, यस और नो? कोई दिक्कत? एक चीज़ है जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बच्चा एग्जाम टाइम कंफ्यूज होकर ये भी लिख सकता है कि सर AD अपॉन DC बराबर CF अपॉन AF भी लिख सकता है, लेकिन समझो इसका सीक्वेंस को समझो। हम कहाँ से चले थे, यहाँ से AD अपॉन DC, तो यहीं से वापस चलेंगे AF अपॉन FC। अगर आप ऐसे चलते CD अपॉन AD बराबर CF अपॉन FA, ये सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है, जान भी बात समझ आइए। अगर A पॉइंट को वर्टेक्स मानो तो A से ऐसे चलो, फिर A से यहाँ से भी आओ, ठीक है? चलो ऐसे ही एक ट्रायंगल लेंगे ABD, तो मैं ABD, ये आपको रफ पे बनाकर दिखाना या वैसे दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हौच पौच ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए। तो ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ABD, तो एंगल ABD, तो इसका बाइसेक्टर ये रहा E पर, तो एंगल D का बाइसेक्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट करते AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन, यस और नो? तो इसको लिखेंगे क्या, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों पे एंगल y द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम,
ठीक है। अच्छा अब देखेंगे, हमको ये भी पता है, गिवन यहाँ पे लिख दो, गिवन में हमको एक चीज़ पता है आकाश भैया, वो ये BD बराबर CD। कैसे पता? कैसे पता भैया? AD मीडियन है, AD मीडियन मीन्स D इज द मिड पॉइंट, अगर D मिड पॉइंट है तो BD बराबर CD। चलो अब देखो, यहाँ पे लिखा है AD अपॉन CD, यहाँ लिखा है AD अपॉन BD, जबकि BD और CD आपस में क्या है? इक्वल। तो क्या मैं इसी को AD अपॉन BD ना लिख के CD लिख सकता हूँ? AE अपॉन EB, इसको यहाँ पे लिख दो, बिकॉज ये थोड़ा सा लिखोगे, बिकॉज BD बराबर CD। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन इसको दे दो आप। तो देखो AD अपॉन CD, AD अपॉन CD, अगर इनका रेशियो बराबर है तो इनका भी तो रेशियो बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, यस और नो? तो देखो AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब थेल्स थ्योरम बोलती क्या थी कि अगर ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल, तो AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC, या उल्टा बोल दो, अगर रेशियो बराबर है तो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो यहाँ सॉरी पैरेलल, सो EF पैरेलल BC, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो कितना सिंपल सॉल्यूशन इसका है, लेकिन तभी यह सिंपल जब आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आता है। NCERT में नहीं, RD शर्मा में प्रूफ है, RS में भी प्रूफ है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। NCERT, अब एक बच्चा ये ना सोचे कि सर जब NCERT में नहीं है तो क्यों आ रहा है? NCERT एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस हैं, और NCERT एग्जाम्पलर CBSE कहती, प्रेफर करती कि भैया उसके भी क्वेश्चंस करने हैं, अकेले NCERT से कुछ नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करे, वीडियो पॉज कर दो, मतलब खुद से कोशिश करो, जब नहीं हो पाए तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि इस थ्योरम का यूज हुआ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है किसी बच्चे को? सीक्वेंस बहुत जरूरी है इसमें, अनुज सीक्वेंस, कि जब मैंने A को A से स्टार्ट किया तो AD अपॉन DB, AE अपॉन EB, सीक्वेंस जरूर लेना। ऐसा मत करना कि AD अपॉन DB, BE अपॉन E, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, चलो फिर हटाता हूँ इसे। चलिए देखिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी का, पिछली साल ही 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले मैं बताऊं जरा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है 99% बच्चे इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाते, 99% बच्चे। इंपॉर्टेंट इसलिए है, और दूसरा, अगर तुम्हें इसका बिल्कुल भी मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तुमसे फिर भी हो जाएंगे बिना इसके मीनिंग को समझे। बोर्ड वाले इतनी चालाकी करते, आपको पहले फंसाएंगे, तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा, थोड़ी सी इंग्लिश को कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है। अब तुमने ये सब सुना को हु सो एवर, तुम नहीं अंदाज़ा लगा पाओगे ना, कॉम्प्लिकेटेड इसकी मतलब इंग्लिश है, तुम पढ़ोगे टाइम जाएगा तुम्हारा। और इतना सिंपल है, अगर कोई बालक इस पूरी इंग्लिश को नहीं पढ़े, सीधे इतना देखे बस, तो वो मीडियन क्लास बता देगा, मीडियन निकाल देगा, मोड निकाल देगा, कितना इवन नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी बता देगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड वाले वो इतनी चालाकी करते, आपको फंसाएंगे कि बच्चा क्वेश्चंस पढ़ेगा उसमें टाइम जाएगा ना, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर भी चलो हम यहाँ बैठे हैं इसलिए कि थोड़ी बहुत नॉलेज मिले, क्वेश्चन का मीनिंग समझें, और फिर वीडियो के बाद इस गेम को खेल भी लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है ये, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। फ्रांस में अभी भी ऐसे गेम खेले जाते हैं। पहले इसका नाम था विन गो, वहाँ पे स्पेलिंग थी WIN, मतलब जीतो और भाग जाओ, ये था ये गेम। फिर धीरे धीरे इसमें सुधार करते रहे, इतना सुधार हुआ कि इसकी स्पेलिंग बदल दी कि अब तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें सम्मान के साथ हम भगाएंगे, ऐसा है। पहले क्या था, जीतो और भाग जाओ, ऐसा था। ये फ्रांस में 1600 की ईस्वी में खेला, तो बड़ा दबा के खेलते थे लोग वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो मैंने बता दी ना कि अगर इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, तो भी आप सॉल्व कर दोगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब ये वीडियो बनना है और हम लोग पढ़ते नॉलेज के लिए, तो इसका पहले मीनिंग समझते हैं, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है क्या रहा है, फिर उसके बाद करेंगे। बेटा ये लगाओ गेट, जरा लगा दो, ये डिस्टर्ब कर रहा है, लगा दो गेट को। चलो जी आ जाइए, यहाँ पे लिखा बिंजो इज़ अ गेम ऑफ चांस। अब यहीं पर रुको, नॉलेज वाली बहुत सी बातें आज बताएंगे इसमें। गेम ऑफ चांस, जब प्रोबेबिलिटी बनी थी
तब उसका नाम प्रोबेबिलिटी नहीं था, उसको गेम ऑफ चांस ही बोला जाता, बस तुक्का, चांस की बात है, आप गेम जीत भी सकते हो या नहीं। फिर बाद में सुधार हुआ, इसका नाम दे दिया प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना। पहले प्रोबेबिलिटी का नाम था गेम ऑफ चांस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द होस्ट, जो ये गेम करवा रहा है, जो गेम करवा रहा है, द होस्ट, जो उसको होस्ट बोलेंगे, हैज 75 बॉल, उसके पास 75 बॉल्स हैं और ऐसी है कि उन सब पे नंबर लिखे 1 to 75, मतलब एक बॉल है उस पर लिखा है 1 नंबर, एक बॉल है उस पर लिखा है 2, जैसे इस तरीके उसके पास बॉल है, एक पे 1 लिख दिया, एक पे 2 लिख दिया, एक पे 3 लिख दिया, ऐसे लास्ट वाली पे 75 नंबर हैं उस पर लिखे हुए हैं। जो इस गेम को करा रहा है, होस्ट है ना जो इसका, इस गेम का जो होस्ट है, उसके पास 75 बॉल्स है। ईच प्लेयर, जो खेलने आए गेम को, ईच प्लेयर हैज़ अ बिंगो कार्ड विद सम नंबर रिटन ऑन इट। जो लोग इस गेम को खेलने आए हैं, होस्ट ने उनको कुछ बिंगो कार्ड दिए, कार्ड दे दिए और उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे, लेकिन कंडीशन है कि वो नंबर 1 से 75 के बीच में ही लिखे होंगे। सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं गया ये गेम खेलने, उन्होंने मुझको एक बिंजो, उन्होंने मुझे एक ये बिंजो कार्ड दिया, इसके अंदर नंबर लिखे, मैं आपको ऐसे बता के चलो, नंबर मान लो लिखा है इस पर 43 लिखा है, 44 लिखा है, 36 लिखा है, 1 लिखा, ऐसे नंबर लिखे। अब कितने लिखे हैं, 10, 5, 15, इसके बारे में कोई भी यहाँ पे नहीं बताएगा, हमने लेट कर ली, इतने नंबर मान लो मेरे कार्ड पे लिखे हुए हैं। द पार्टिसिपेंट, मतलब मेरी बात करें, मतलब मैं, जो भी बंदा खेलने गया उसको क्या बोले, उसने पार्टिसिपेट किया है तो पार्टिसिपेंट बोलेंगे इसको। द पार्टिसिपेंट कैंसल्स द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट अ नंबर रिटन ऑन द बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम। बस इसी बात को समझेंगे यहाँ से बहुत अच्छे से। अब देखो हमारे पास कार्ड है, ठीक है, ऐसे 3-4 लोग मान लो खेल रहे हैं, अब 1 से लेके 75 बॉल होस्ट के पास रखी हैं। होस्ट ने एक बॉल निकाली ऐसी, मान लो उस पे बॉल पे आया नंबर 46, क्या आया 46, फिर वो खड़े होके बोलेगा कि नंबर इज 46, तो जिन जिन के कार्ड पर 46 होगा वो उसको कैंसिल कर दे, क्रॉस कर देंगे। क्या बात समझ आ रही है? तो मेरे कार्ड पे 46 है, नहीं है, तो मैं इसे क्रॉस नहीं करूंगा। फिर उसने अगली बॉल निकाली, उसने कहा कि इस पे भैया नंबर आया 1, तो मैंने देखा 1, मैंने अपने से कैंसिल कर दिया। फिर उसने अगली बॉल निकाली, उसने कहा मान लो नंबर है 36, तो जिन जिन कार्ड पे 36 होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो उस नंबर को कैंसिल करते जाएंगे। तो मैंने भी कैंसिल कर दिया भैया। जिस बंदे के कार्ड पे सारे नंबर कैंसिल होंगे वो ही इसका क्या होगा, विनर हो जाएगा। समझ पाए क्वेश्चन? मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, वीडियो लेंदी हो, टेंशन वाली बात नहीं, कंसेप्ट आना चाहिए तुम्हें। ठीक, चलो फिर कह रहे हुज एवर कैंसिल, जो कोई भी कैंसिल ऑल द नंबर ऑन हिज और हर, मतलब वहां पे लड़कियां भी खेल सकती हैं, लड़के भी, कार्ड से बिंजो एंड विंस द गेम। जिसके कार्ड सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे, कार्ड पे नंबर, वो कहेगा बिंजो और विंस द गेम। वो बोलेगा बिंजो, जैसे हम लोग चेस खेलते ना, बोलते चेक एंड मैट, बोलते ना चेक, कि हम मतलब जैसे राजा रख को जब वो मारता है, खेला होगा आप लोगों ने, तो इसमें क्या, इसने बोला बिंजो, मतलब मेरे सारे कार्ड के जो नंबर थे वो कैंसिल हो गए एंड आई एम द विनर। ठीक है, इस तरीके का ये गेम है। क्या चमका? यहाँ तक कि हिंदी समझे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द टेबल गिवन बिलो, ये टेबल है, सोज दैट, जो कि हमको शो कर रही है द डाटा ऑफ वन सच गेम वेयर 48 बॉल्स वर यूज्ड बिफोर तारा सेट बिंजो। अब लोग जो खेलने आए थे उनमें एक का नाम था तारा सिंह, गदर वाले, कौन, तारा खेलने आए थे। तो 48 तक बॉल उठाई होस्ट ने, पहली बॉल उठाई, दूसरी उठाई, 48 बार उसने बॉल उठाई। उस 48 के बाद तारा के पास जो बिंजो कार्ड था उसके सारे नंबर क्या हुए, कैंसिल हो गए, और तारा बोला बिंजो, तारा का मेरे सारे कार्ड पे जो नंबर थे वो कैंसिल हो गए, तो तारा इज विनर। क्या कंसेप्ट आया? या पहले ये होता है, हिंदी समझ आई? हिंदी समझ आई ना यार? अब खेलेंगे तो आप समझ जाओगे ना, अभी हम लोग खेलेंगे भी इसको, कोई दिक्कत नहीं, एक प्रैक्टिकल इसका कर लेंगे, कोई दिक्कत है पहले यहाँ तो बताओ। ठीक, अच्छा, अब टेबल क्या है, इसको बताते हैं, नंबर अनाउंस एंड नंबर ऑफ टाइम्स। अब जो भी होस्ट है उसने नंबर बोले 0 से 15 के बीच में, जो भी नंबर बोले 8 बार बोले, मतलब हो सकता है 0 से 15 के बीच उसने 5 बोला हो, 6 बोला हो, 11 बोला हो, 12 बोला हो, बस 0 से 15 के बीच में नंबर 8 बार बोले गए हैं। 15 से 30 के बीच में नंबर 9 बार बोले गए, इस तरीके से नंबर बोले गए। क्या चमका?
अब कह रहा है राइट द मीडियन क्लास। अब एक बात सुनो, तुम्हें ये एक भी कंसेप्ट नहीं आ रहा, तुम्हें इसकी कोई हिंदी समझ नहीं आ रही, तो इसकी मीडियन क्लास निकालने में कौन सी दिक्कत है? ये बोर्ड वाले बस इतनी ही चालाकी का आपको फंसा दिया उन्होंने, इतनी टफ लैंग्वेज देके, लेंथी क्वेश्चन देके बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। जबकि बच्चा अगर हिम्मत करके यहाँ तक पढ़ता ना क्वेश्चन को तो वो कर देता, लेकिन वो बिंजो में ही अटका रहा। उसे लगा कि यार ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्या चमका। अगर आपको इसकी हिंदी नहीं आ रही, समझ कुछ भी नहीं आ रही, मीडियन क्लास तो हम निकाल देंगे ना भाई, यस और नो? क्या आप इसका मीडियन नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कह रहा है मोड, बिल्कुल निकाल पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप बाय होस्ट, मैंने बार दो बार दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, मतलब होस्ट द्वारा पहली बॉल निकाली गई, क्या संभावना है कि इवन होगी। अब देखो 1 से लेके 75 तक कितने इवन नंबर हैं, अभी ये एपी वाला क्वेश्चन हो गया, 1 से लेके 75 तक कितने इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इस पूरी हिंदी का या मतलब इस गेम का क्या कोई यूज हुआ क्वेश्चन में? नहीं हुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पहले हिंदी समझाई क्योंकि आनी चाहिए यार, आनी चाहिए। तो बोर्ड वाले इतनी ही चालाकी कर सकते हैं, बस पहले फंसाएंगे तुम्हें, तो तुम आगे तो डरना नहीं है हमको, स्टार्टिंग में पूरा जब तक क्वेश्चन एंड तक नहीं पढ़ लेना। तो अब इसका मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे और कितने इवन नंबर हैं उसको निकालेंगे। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। क्या चमका? ये इसलिए मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा क्योंकि मुझे पता था इसका यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बात बतानी पड़ी लिख के पूरा। और डिजिटल बोर्ड नहीं है यार अभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। अब भैया इसकी हमें क्या निकालनी? मीडियन क्लास। क्वेश्चन भी हमको याद हो गए हैं, उसको देख लेंगे। क्या फाइंड करना है? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? CF, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो CF कैसे भैया निकालते हैं? जो भी ये नंबर 8 है, ये पहले यहाँ पे लिख दो, 8 में 9 ऐड करो, 9 17, 17 में 10 ऐड करो, 27, 27 में 12 ऐड करो, 39 में 9 ऐड करो। क्लियर है? जो सबसे एंड में आता है, जो सबसे एंड में आता है वो इन सब का सम होता है, उसी को हम लोग n बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? n। तो चलो मीडियन निकालते हैं, क्योंकि इसमें मीडियन भी पूछा गया है। तो मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू H। तो इसी बहाने मीडियन क्लास भी बता देंगे और मीडियन भी बता देंगे। तो चलिए जी भैया, तो जो n दिया गया है, n कितना है? 48। जो सबसे एंड में आता है n ही तो होता है। n को हम लोग सिग्मा Fi भी कहते हैं। फॉर्मूले में n/2, तो n/2 बोले तो 48/2 मतलब 24। अब आ जाओ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। 8 24 से छोटा है, छोड़ो इसको। 17 24 से छोटा है, छोड़ो इसको। 27 24 से बड़ा, इसको पकड़ लो। इसके सामने वाली जो क्लास होती है इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको? मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का जो मीडियन आएगा वो इसके बीच में होगा। यस और नो? तो पहला पार्ट क्या था? मीडियन क्लास। तो भैया मीडियन क्लास जो है वो है 30 to 45। क्लियर है? चलो अब ये हो गई मीडियन क्लास। अब इसके सामने वाला ये होता है F और जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? CF। क्लियर है? तो बस वैल्यू पुट करो, आ जाइए। अब देखो मीडियन क्लास में 30 45 में छोटी वैल्यू क्या है? 30। तो L कितना हो गया? 30 प्लस n/2 कितना है? 24 माइनस CF कितना है जी? 17 अपॉन F। F कितना है? 10। जो मीडियन क्लास के जस्ट सामने होता है वो F होता है हमारा 10 इंटू H। H होता है इन दोनों का डिफरेंस। 45 से 30 गया, कितना बचा? 15। तो ये क्या हो गया इसका? F। तो चलिए अच्छा, 30 प्लस 24 में से 17 गया तो कितना बचा? 7। 7 अपॉन 10 इंटू 50। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो ये 30 आया। तो 30 प्लस 10.5 मतलब 40.5। तो जो मीडियन निकल के आया वो क्या निकल के आ गया इसका? 40.5। क्लियर है? समझ गए? अब देखो हमने पूरा क्वेश्चन हटा दिया, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा अब इसमें बोला गया कि इसका मोड भी फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो? इसका मोड।
तो बस आपको फॉर्मूला याद हो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो जल्दी से, अब देखो जब हम लोग निकालते हैं मीडियन सॉरी मोड, तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं, सी वगैरह कुछ भी। जो इसमें सबसे बड़ा होता है वो होता है F1। क्या होता है? F1। इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली जो क्लास होती है वो क्या होती है? मॉडल क्लास। क्या होती है? मॉडल क्लास। मोड जब हम लोग फाइंड करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जो नंबर सबसे बड़ा होता है, उसके सामने वाली क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास। क्या होती है? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है 45 to 60। चलिए आ जाइए, अब वैल्यू पुट करते। L मॉडल क्लास में छोटा क्या है? 45। तो L कितना हो गया जी? 45 प्लस F1 कितना है डियर? 12 माइनस F2 कितना है? 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10 और F2 कितना है? 9 इंटू H। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15। तो H कितना हो गया जी? 15। तो 45 प्लस ये 2 आया, 12 दूनी 24 और ये माइनस का 19 इंटू 15। 45 24 से 19 गया, कितना बचा? 5 से ये कट करो, 3 2 जा 6 मतलब 51। मोड कितना आ गया? 51। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट था उससे करते थे कि वो कह रहे हैं होस्ट ने जो पहली बॉल उठाई है वो कॉलिंग आउट हो जाए, मतलब वो इवन नंबर आ जाए। तो 1 से लेके 75 तक कितने इवन नंबर है ये पता करो। पहला इवन नंबर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा और सबसे लास्ट वाला 74 होगा। तो पता करने कितने होंगे, तो चलिए पता करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू an क्या होता है? लास्ट टर्म 74। a कितना है? 2। n पता नहीं और d कितना है? d है 2। तो 74 से 2 गया, 72 बचा, 2 से डिवाइड कर दो 36। n माइनस 1 माइनस का 1 इधर आया, प्लस का हो गया। n कितना हो गया? मतलब 1 से लेके 75 तक इवन नंबर कितने होंगे? 37 होंगे। तो इस सेकंड वाले का आंसर है, उन्होंने बोला है कि पहली बॉल उठाई है और वो इवन आ जाती। इवन कितना है? 37 अपॉन। तो इस क्वेश्चन से एक शिक्षा ये भी मिलती है, कि बोर्ड का कोई भी टफ क्वेश्चन आए उसे देख के घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना है। ये नहीं है कुछ ऐसा खेल देखा कि यार कि अरे समझ नहीं आ रहा छोड़ दें क्वेश्चन को, नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इसीलिए कि बोर्ड वाले इतना करते हैं, पूरा इतना लेंथी क्वेश्चन लेकर यूज़ कुछ नहीं उसका। बच्चा सोचेगा पूरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, लगा दिया उसमें स्टैटिस्टिक्स और एक क्वेश्चन दे दिया प्रोबेबिलिटी का, जिसमें भी एपी का यूज़ हो रहा। समझ रहे हो ना भावनाओं को? इसीलिए जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं वो ही बोर्ड में सक्सेसफुल होते हैं। जो रट्टाफिकेशन पे जाते हैं वो फिर रटते ही रह जाते हैं। एक क्वेश्चन में 3-3 चैप्टर के कंसेप्ट, दिस इज द बोर्ड में। और जबकि आप देखो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, मीडियन निकालना, मोड निकालना, मीडियन क्लास निकालना, इवन नंबर, सब सिंपल थे। ठीक है, चलिए लिख लो इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, क्लास 10 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? पहले नॉर्मली इस क्वेश्चन का जो बच्चे आंसर बताते हैं 99.99% बच्चे इसका आंसर गलत बताते हैं। गलती क्या होती है पहले उसको देखते हैं। बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम टेक अ लीप ईयर। कोई भी आपने एक लीप ईयर ले ली, कोई भी लीप ईयर ऐसे होते हैं जिनमें फेब जो मंथ होता है वो 29 डेज का होता है। और कैसे सर आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं? जिसमें 4 से डिवाइड चला जाए। जैसे आपका 2024 ये आपकी लीप ईयर है, यस और नो? ऐसी 2020 हमारी क्या थी? लीप ईयर थी। आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें जो फेब है वो 29 डेज का होता है। तो कह रहे एक ऐसी लीप ईयर, और लीप ईयर में जो टोटल दिन होते हैं वो 366 डेज होते हैं। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो यार क्या संभावना है कि जब एक लीप ईयर को हमने लिया तो उसमें 52 संडे आ जाएंगे। 99.99% बच्चे इसका आंसर देंगे 1। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि यार 366 डेज में 52 तो वीक्स हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो जो 52 वीक्स हैं इनमें तो 52 संडे आएंगे, मंडे ट्यूसडे सब आएंगे। मतलब 52 वीक्स में 52 संडे होना तो 100% है। तो एक ही सर्टेन इवेंट है, मतलब कंफर्म है कि ऐसा होना है।
श्योर है इसको लेके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत से बच्चे 1 लगा कर आते हैं, जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत है और 1 क्यों नहीं होगा, तो एग्जाम का आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये जान लो कि 1 नहीं होगा, बट सर क्यों, तो क्यों का आंसर आपको अभी 1 मिनट के अंदर मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 52 संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो एक चीज में हिडन है ना कि सर 52 तो होंगे ही, लेकिन एक बात सुनो 366 डेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक 364 डेज और 2 दिन अलग एक्स्ट्रा, तो इनमें तो भाई साहब 52 संडे होंगे ही, ये तो कंफर्म है, सर्टेन है कि ऐसा होना ही होना है। लेकिन जो ये 2 दिन बचे, यस और नो, इनमें भी तो संडे आ सकता है। तो 366 डेज में 53 संडे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं साई, क्योंकि 52 में तो हो गए और 364 डेज में तो 52 संडे हो गए, लेकिन जो ये 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, इनमें से भी तो एक संडे हो सकता है, तो मतलब 53 संडे भी हो सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए ओनली 52। कह रहे हैं लीप ईयर में केवल 52 संडे हो भाई साहब, इसलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा। यहाँ पे बात डाउट किया, क्यों, क्योंकि 53 भी हो सकते, 52 तो होंगे ही होंगे, डन है, लेकिन ये कह रहे हैं ओनली भैया 53 हो है। लीप ईयर हैज 52 संडेज, केवल उसके बाद 52 और 53 ना हो, लेकिन 53 हो सकते हैं। तो अब वो जो हमारे पास 2 दिन बचे हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है मंडे हो, ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे हो थर्सडे हो सकता है थर्सडे हो फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे हो और सैटरडे हो सकता है सैटरडे हो और संडे हो सकता है संडे हो और मंडे हो, फिर उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट। ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, ये इनके कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, यस और नो। हमसे कहना है केवल 52 संडे हो, मतलब संडे वाला इसमें से नहीं लेना, इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है, यस और नो। ये 5 हो सकते हैं। ये जो 2 दिन है वो हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो, तो देखो 52 संडे ही है, क्योंकि 364 डेज में 52 संडे हो गए। अब 2 दिन मंडे ट्यूसडे, तो संडे तो अभी भी 52 ही है ना। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये इन 2 को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें संडे आ रहा है और हमको ओनली 52 चाहिए, 53 नहीं चाहिए थे। तो जो अगर प्रोबेबिलिटी पूछिए 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी ऑफ 52, तो उसमें क्या होगा, इन 2 को नहीं चाहिए था, मतलब ये 5 चाहिए हमको, तो 5 और टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99.99% बच्चे इसका जो आंसर लगा के आते हैं वो 1 लगा के आते हैं, क्योंकि उनको पता है श्योर इवेंट है भैया, 100% ऐसा होना है। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो ना इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, क्योंकि बच्चे के दिमाग में डाउट रहता है यार कि 52 वीक्स है, 52 तो संडे होंगे, तो लेकिन हमको ओनली 52 चाहिए, ओनली 52। हाँ, अगर वो ये कहता कि 52 या उससे ज़्यादा हो भी सकते, नहीं 52 तो चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाए तो 1 हो जाता उसका, लेकिन इन्हें ओनली केवल 52 चाहिए, तो इन 2 को हम नहीं लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है, लगभग 1-1.5 महीने बाद एग्जाम है, तो टारगेट 95 की सीरीज चलिए, आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसमें सिलेक्शन मिलेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन और केस स्टडी और असर्शन रीजन मैं डिजिटल बोर्ड पर बना रहा हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम वगैरह बन नहीं सकते। फिर भी और कोई आपके पास कोई अच्छा क्वेश्चन है जो आपको लगता है यार समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे डाउट मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि नॉलेज पहले नंबर पे, नंबर तो बात की बात है, बहुत से बच्चे इसको रट्टा मार लेंगे कि भैया 5 कंसेप्ट को समझो। कोई भी डाउट्स है, कैसा भी डाउट है, आप कॉमेंट करके अपना पूरा क्वेश्चन को पेस्ट आउट करके आप भेज दीजिए, विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चंस है। फिर अब 12th क्लास का भी टारगेट 95+ चला है, 10th का भी चल रहा है, तो जितनी कोशिश हो सकेगी मैं उससे करूँगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का, टारगेट 95 की सीरीज चल रही है, उसमें आपको लगभग हर दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी, असर्शन रीजन या फिर नॉर्मल टारगेट 95 वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये सिलेक्ट हुआ जो कि बोर्ड का आया हुआ है, कह रहे हैं विद वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। पहले यहाँ तक देखिए, एक ट्राइंगल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन की एक्चुअली हिंदी नहीं समझ पाते, इसलिए उनको थोड़ा सा टफ लगता है। कह रहे ए बी
वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एज सेंटर, इनको सेंटर माना गया, ए को, बी को एंड सी को, एंड आर्क आर ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड द 3 पोर्शन ऑफ अ ट्रायंगल सो ऑब्टेन आर रिमूव्ड। मतलब क्या हुआ, ए को सेंटर माना और 14 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया ये इस तरीके से, ये डिस्टेंस कितना हो गया जी 14 सेंटीमीटर। ऐसे बी को सेंटर मान के 14 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया, ये डिस्टेंस कितना हो गया डियर 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 14 सेंटीमीटर। अब क्या किया है, कह रहे जो ये पोर्शन है इसको रिमूव्ड कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, तो जो एरिया आपने रिमूव किया उसका एरिया फाइंड करना, मतलब आपको इन तीनों का एरिया फाइंड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि एरिया फाइंड करना है। अब ये एक सेक्टर बना है, रेडियस पता है, एंगल नहीं पता यहाँ पे कि ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना। अगर बोला जाता कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 हो जाते, लेकिन इक्विलैटरल नहीं बोला है, तो अब नहीं पता कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। तो सपोज मैं इस वाले एंगल को थीटा लेट करता हूं और इस वाले एंगल को मैं बीटा लेट करता हूं और इस वाले एंगल को मैं फाई लेट कर लेता हूं। अगर आपको इन नामों में दिक्कत है तो आप एक्स वाई जेड एंगल लेट कर लो, ये तो लेट करने के ऊपर x1 y1 z1 x कुछ भी लेट कर सकते, लेट ही तो करना है, ABC लेट कर लो। चलिए, तो हमको इन तीनों का, तो ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है और ये पोर्शन 3, इन तीनों का एरिया हमको पहले फाइंड करना है। तो देखिए, एरिया ऑफ पोर्शन 1 प्लस एरिया ऑफ पोर्शन 2 प्लस एरिया ऑफ पोर्शन 3, इसी को फाइंड करना है। और कह रहे इसी को रिमूव कर दो, तो रिमूव एरिया कितना, मतलब इन तीनों का ही एरिया। तो ये सेक्टर है, ये हमारा क्या सेक्टर है, तो फॉर्मूला होता है एंगल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना जी 14 का स्क्वायर। इस वाले का क्या बीटा अपॉन 360 पाई 14 का स्क्वायर प्लस फाई अपॉन 360 पाई 14 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पे पाई 14 स्क्वायर, पाई 40 स्क्वायर, पाई 40 स्क्वायर यहाँ पर है बचा हुआ है, और 360 360 360, तो ये तीनों में है, कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई और 14 का स्क्वायर और नीचे 360, इतना पोर्शन हमारा क्या कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा, ये भी चला गया, ये भी थीटा बचा, इधर बीटा बचा और इधर फाई बचा। यहाँ तक यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो कॉमन लिया, 10th क्लास में है, बोर्ड की तैयारी चल रही है, तो कॉमन तो आना चाहिए। अब ये थीटा प्लस बीटा प्लस फाई ये है क्या, ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल का सम, और ट्रायंगल ए के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो थीटा प्लस बीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा डियर 180। इसकी जगह कितना रख देंगे जी 180, तो 180 का इससे डिवाइड करो कितनी बचेगा 2 बार, तो बस आंसर आ गया। क्या बचा इधर पाई और 14 इंटू 14, नीचे कितना बचा 2, तो 2 से कट करो, 2 7 जा 14, पाई की वैल्यू कितनी होती 22 अपॉन 7 और 14 इंटू 7, तो 7 से 7 हमारा शहीद हो गया, 22 इंटू 14 सेंटीमीटर इसका ये जो एरिया है इन तीनों पोर्शन का निकल कर आया। और बोला क्या था इन्होंने, फाइंड क्या, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। तो इन तीनों पोर्शन को रिमूव कर दिया, तो वो इतना एरिया ही तो रिमूव कर दिया। मल्टीप्लाई तो यार कर ही सकते हैं, 14 2 जा 28 और 2 यहाँ पे 14 2 जा 28 और ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना जो पोर्शन है वो हमने रिमूव कर दिया। जैसे अब रिमूव करने का मीनिंग है, अगर प्रैक्टिकली जाए तो कह रहे हैं ये वाला पोर्शन हटा दो, ये वाला पोर्शन इतना रिमूव कर दिया आपने, और ये वाला पोर्शन आपने क्या किया रिमूव कर दिया, और ये वाला पोर्शन आपने रिमूव। अब ये क्या बन गया, अमूल माचो का कुछ बनना कुछ ऐसा फील आ रहा है। तो जो भी है इतना बचा, बाकी हमने सारा क्या किया रिमूव कर दिया। तो कितना रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है। पियानो अमूल माचो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का टारगेट 95 सीरीज के लिए, इसमें दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द अनसेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। जो अनसेडेड है मतलब जो सेडेड नहीं, मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, ऐसा दिया गया है। और ये 14 14 14 40 कंफर्म है, ये एक स्क्वायर होगा, और ये सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल। तो आपको ये वाला एक्चुअली में एरिया क्या है इसको फाइंड करना है। या तो एक तरीका ये है
कि अगर हमको अनसैडेड रीजन फाइंड करना, यहाँ पे ध्यान देना है, सैडेड रीजन ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये नहीं फाइंड करना, हमको ये वाला पोर्शन फाइंड करना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो अगर आपको सबसे पहले तो यार ये डायामीटर है सेमी सर्कल का, ये पता करना पड़ेगा डायामीटर। तो मैं इनके और सबके डायामीटर इक्वली है। चलो अब ये कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को समझना। 3 सेंटीमीटर पोर्शन, ये लॉजिकल है क्वेश्चन, और 3 सेंटीमीटर ये कम हो गया, टोटल कितना है 40। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट से लेके इस पोर्शन तक का जो ये डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर हो गया। क्यों? ये पूरा कितना है 14 है, 3 ये कम हो गया, 3 ये कम हो गया, 6 कम हो गया, तो ये पूरा पोर्शन कितना बचा मेरे भाई? ऐसे ही ये 3 है, ये 3 है, तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन हमारा कितना बचा 8 सेंटीमीटर। अब हमको बस इसी चीज़ को समझना कि ये डिस्टेंस का डायमीटर ये हमारे कितने के होंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, ये वाली लेंथ हमारी कितनी, अगर हमको इतना पता लग जाए तो बस बात हमारी हो जाएगी सॉल्व। और तो इसमें कुछ दिया नहीं गया। अब ये कंफर्म है कि ये सारे पोर्शन आपस में क्या इक्वल है। अब समझेंगे, आपको लॉजिक बहुत ही बड़ा सिंपल वे से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलूँ अगर आपसे कि इसकी जो रेडियस है, भाई था वो x है, कितनी है जी? x है क्या रेडियस, तो ये पोर्शन भी तो x होगा, यस और नो। और ये पूरा डायामीटर 2x है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पूरा कितना होगा जी? 2x होगा, यस और नो, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन x होगा और ये वाला पोर्शन x होगा। क्या ये बात समझ आई? बस यही लॉजिक है इसका। फिर से समझो एक बार, ये सेमी सर्कल है, सर्कल में रेडियस होगी, मैंने इसकी रेडियस इतनी x मानी, तो डायमीटर कितना पूरा 2x हो गया, ये पोर्शन पूरा 2x, ये रेडियस x और ये रेडियस x। देखो अगर ये सेमी सर्कल है, ये इसकी 2 है, तो ये पोर्शन भी 2, ये भी 2, ये सारे डिस्टेंस कितने होंगे जी? 2 होंगे। तो ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना बचा? 8, और वो कितना होगा? x, ये 2x से ये x, मतलब 4x बराबर 8। इतना ही समझना है, बस इतना ही लॉजिक है इसमें। चलिए देखिए अच्छा कैसे, x प्लस 2x प्लस x कितना बचा हमारे पास? 14 में से 6 माइनस कर दो तो 4x इज इक्वल टू 8, तो x बराबर 2। x कितना आ गया जी? 2। मतलब जो हमारे पास सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ गई? 2, और जो हमारे पास ये अंदर एक स्क्वायर बना इसकी साइड कितनी आ गई? 4। बस। तो एक बात समझो, सेमी सर्कल एक कंप्लीट सर्कल, सेमी सर्कल एक कंप्लीट सर्कल, और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अनसैडेड रीजन कितना होगा? एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। नाम देना चाहते हो नाम दे दो, PQRS, इतना दिखाना पड़ेगा, बस इसके बाद तो खत्म। तो एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा? साइड इंटू साइड। तो चलिए अच्छा जी 2 हो गया। अब रेडियस कितनी है जी? रेडियस हमारे पास 2 है, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, और आर कितना? रेडियस 2 इंटू 2, ठीक, प्लस साइड कितनी है जी? 2x, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 4। दिस इज योर आंसर। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेट 22 दूनी 44, 44 इंटू 4/7, देखो 22 2 जा 44 इंटू 4/7 प्लस 4 4 जा 16। ये आपका आ गया एरिया ऑफ अनसैडेड रीजन। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, एक्स वाला का ये इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन। वैसे और भी सॉल्यूशन है लेंदी, बट ये समझो ये सबसे सिंपल लगा कि अगर ये डायामीटर है 2x तो रेडियस x हो गई, और ये 2x तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है यार, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 176/7 प्लस 16। मैं देखो यार अब कंसेप्ट का मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता, तो ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, क्लास 10 में कर लीजिए। मैं क्या इसको डिवाइड करके ऐड करूं ना, अगर आपको लगता है तो मैं कर दूं, लेकिन वीडियो ही तो लेंदी होगा। 7 2 जा 14, 3 6 7 5 जा 0.7 1 जा 7, तो बस इतनी बार जाएगा ना।
प्लस 16 कर दो, तो 25 में 16 ऐड किया 41.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक, अनसाइडेड रीजन का ये एरिया निकल गया। बस ये कंसेप्ट सबसे सिंपल। अब बहुत से बच्चे सोचे सर बोर्ड में कैसे करके, आप डायग्राम में इतना दिखा दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज x सेंटीमीटर एंड द साइड ऑफ PQRS इज 2x सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप ये दिखा सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इनमें, लेकिन कंसेप्ट कुछ नहीं है। तो आपको ऐसे ही टारगेट 95 प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। केस स्टडी असरसर रीजन में अपलोड कर रहा हूँ। टारगेट ये है कि जो भी बच्चे केस स्टडी, असरसन रीजन और टारगेट 95 की सीरीज देख लेंगे, उनके 95 प्लस ही मार्क्स आएंगे, उससे कम आने का कोई चांस नहीं। तो बस आप इनको देख के नोट जरूर बनाइए। नोट्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ये नहीं आपने देख लिया हाँ समझ आ गया, बाकायदा पूरे क्वेश्चंस को लिखिए और बाकायदा एक नोट्स बनाइए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि एग्जाम टाइम पर, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, एग्जाम टाइम पे अगर नोट्स हमारे पास हैं तो आपको और डिफरेंट बुक्स उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं कि आरडी उठा रहे हो, आरएस उठा रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस, केसी सिन्हा, सुल्तान, डिफरेंट बुक्स हैं, फिर सैंपल पेपर, प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर, कुछ नहीं। नोट्स बनाइए, फिर उन्हीं की आप प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, नोट्स बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट 95 प्लस की सीरीज में, ट्रिगोनोमेट्री का है। देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहा है इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो प्रूव करना है cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/3। देखो अब वैसे तो जब ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है और यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, तो हम इसका यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। पहले तो ये आप चीज़ लेके आए, आप डायरेक्ट LHS को इसको सॉल्व करके अगर ये चीज़ लेके आएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ से आप cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको cot में कन्वर्ट करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे कि √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, यहाँ पर बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, cot स्क्वायर थीटा पावर 2 पावर 1 और फिर पावर 0। तो इसके हम करेंगे फैक्टर। और रूल क्या कहता है, अगर जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लें कि लेट जो cot थीटा है ना, उसको दिमाग में थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लो। तो क्या हो जाएगा, √3 cot स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर, क्योंकि हमने cot थीटा को x लेट कर लिया, ऐसे माइनस का 4x प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। देखो बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके करेंगे फैक्टर। तो रूल कहता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है √3 और ये √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 3 और 3 के फैक्टर 3 × 1 और लाना भी देखो 4 है। तो बस तो √3x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का x प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यार टारगेट 95 की सीरीज है, तो ये मानकर मैं मतलब हर कोई टीचर ये मानकर चलता है कि बच्चों को बेसिक फैक्टर तो आते ही हैं। अब एक बच्चा सोचेगा सर 3 × 1 से ये कैसे गया, तो फिर टारगेट 95 के लिए ये दिक्कत। अगर मैं ये सारी बातें बताने बैठूंगा तो फिर तो वीडियो भी लेंदी होगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो टारगेट 95 वाले बच्चों को ये बेसिक आना चाहिए, क्योंकि मैथ में 95 ला रहे हैं ना हम लोग। उस बात को मैं दिमाग में रख के वीडियो बना रहा हूँ और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ। जो टारगेट 50 प्लस वाला चलेगा वो मतलब जब थोड़े से जो बच्चे मैथ्स में गरीब है उनके लिए चलेगा। तो चलिए आ जाइए। अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन आ रहा है √3x, तो अंदर बचेगा x माइनस √3, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों देखो सेम हो गए, तो x माइनस √3 और √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना है जी, √3। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो x बराबर आया 1/√3। अच्छा x हमने लेट किया क्या था, cot थीटा। तो फाइनली वी कैन से cot थीटा की जो वैल्यू है वो √3 होगी, या फिर cot थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 होगी। ये cot थी क्योंकि भैया क्वाड्रेटिक था, तो आंसर तो 2 आने ही आने थे। चलिए अब देखो हमको प्रूफ करना क्या है, उसका LHS निकालो। LHS में है cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा केस 1 में लेके चलते हैं, क्योंकि cot की वैल्यू 2 हमारे पास है। cot थीटा हम लेके चलते हैं √3।
अब एक बात सुनो, अगर कॉट थीटा √3 है तो टेन थीटा होगा भैया 1/√3, कॉट का उल्टा टेन। तो चलो वैल्यू पुट कर, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और ये 1/3, तो 3 3 जा 9 और 10/3। आंसर देखो 10/3 ही ला। लेकिन हम लोग दूसरे को भी सेटिस्फाई करके चेक करेंगे। केस 2 कि इफ़ जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो 1/√3 है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा जी, √3 हो जाएगा। सिंपल है। तो बस अब वैल्यू पुट करेगा, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर और टेन थीटा तो ये √3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 प्लस का 3, तो ये दिस इज 10/3। दोनों ही केस में आंसर बराबर। अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता कि सर कॉट की √3 पुट करने से तो आंसर सेटिस्फाई होता, लेकिन 1/√3 पुट करने में मान लो आंसर सेटिस्फाई नहीं होता। मान लो सर अगर ऐसा होता तो हम यहीं तक करते कहते कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इतना लेते, क्योंकि एक से ही प्रूफ हो गया। अगर दूसरे से बाई चांस नहीं आता, मान लो LHS बराबर RHS नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ कर दिया तो भी हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, ये वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो हम इतना लिख सकते थे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इतना लिख के आ सकते। बट मुझे लगता नहीं यार बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको। बोर्ड वालों का कंसेप्ट रहता है कि बच्चे को बेसिक आता है या फिर नहीं, वो तो मैं इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। लॉजिक उनका रहेगा फैक्टर में लॉजिक का आपको कर सकते हैं। तो ये आपको हर दिन अब से मतलब मैं केस स्टडी, असर्शन रीजंस और आपके टारगेट 95 सीरीज में डेली डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, जिससे आपका जो विवेक है, जो आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आपकी बाहर आए निकल के। किसी एक बुक के कर लेने से या 3-4 बुक कर लेने से 100 मार्क्स नहीं आते हैं। केवल एक बुक हो लेकिन कंसेप्ट के साथ हो, बेसिक कंसेप्ट हो, तो जो मार्क्स के साथ साथ नॉलेज भी आपको होती है। तो आपको हर टाइप के बोर्ड के लॉजिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इनके नोट्स बनाइए। और अब जो टाइम है वो ऐसा टाइम नहीं है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का, जितना आपने पढ़ा है बस उसका रिवीजन करिए। और जितने भी आपको ये क्वेश्चन मिले इनके आप नोट्स बनाते चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम तक 100 टारगेट 95 प्लस में 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 50 केस स्टडी, असर्शन रीजन, उनको आप कर लेंगे तो बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उतने कैपेबल होंगे कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो देखते रहिए। कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट करके आप बताइए। 110% उस पर काम होगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। आप लोगों के बदौलत ही, प्यार से या कुछ भी 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले। केवल ये एक एनर्जी बूस्टर है। सब्सक्राइबर आते तो एक जिम्मेदारी बढ़ती है, यार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं आकाश, मेहनत करनी है और तुमको। तो आप जो सब्सक्राइब करते हैं या लाइक या कमेंट जो भी आप करते हैं, उससे एक एनर्जी का काम होता है कि कुछ बच्चे हैं जो मेरे ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो आकाश की भी ये जिम्मेदारी है कि उस पर और ज़्यादा हार्ड वर्क करें। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे और देखते रहिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्यों, एक बच्चे से ही भैया हुआ, उसने भी शायद पहले वीडियो देखा था ना, तभी हो गया। अब सुनो जरा, अगर मैं इस क्वेश्चन को एकदम स्टूडेंट की तरीके से देखूं इसको, तो क्या है कि भैया 1 + sin² थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है। 1 - sin² थीटा का तो है, जो कि cos² थीटा हो जाता है। अच्छा जी, इसकी वैल्यू है 3 sin थीटा × cos थीटा। प्रूफ करना है tan थीटा की वैल्यू 1 हो या फिर 1/2। कुछ समझ नहीं आएगा एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं। क्यों? 1 + sin² थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है और 3 sin थीटा × cos थीटा कोई फॉर्मूला है ही नहीं आ रही है। यस और नो? अच्छा, और आंसर में लेके आना है tan। क्या चीज लेके आनी है जी? tan लेके आना है। तो कई सारे मेथड है इसके। मैं सोच रहा हूँ एक सिंपल सा मेथड आपको बताने की कोशिश करूँ जो कि देसी तरीका है। हर जगह आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पर मिलेगा जो ये 1 है ना, 1 इसको लिख दिया उन्होंने sin² थीटा + cos² थीटा। लिख सकते हैं इस 1 को हम लोग sin² थीटा + cos² थीटा लिख सकते हैं। अब यही डाउट होता है बच्चों, सर कैसे यार पहचान लेते हो, कैसे? मतलब सर ठीक है, सर आपकी बात ठीक है कि sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, 1 की जगह हम लोग sin² थीटा + cos² थीटा रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। यस और नो? एक और मेथड ट्राई करते हैं,
क्या हमको लेके आना है टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा बनाने की कोशिश करते हैं। ये 1 है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कॉट से डिवाइड, किससे, तो 1/कॉट क्या होगा 10, क्यों कॉट का उल्टा, तो थोड़ा थोड़ा लाने की कोई, या फिर 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, जैसा आपको अच्छा लगे। दोनों ही ऑप्शन है, क्योंकि आपको ज़्यादातर हर जगह एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। हमने थोड़ा सा देसी तरीके में दूसरा सॉल्यूशन भी बता दिया, आप लोग उससे भी ट्राई कर लेंगे, नहीं होगा तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। मतलब कि आपको इसको 10 बनाने को कॉट से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो जो बेसिक है उसको देखते हैं कि 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए जी, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भैया लाना क्या है 10, लाना क्या है, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, तो अब डिवाइड कर दो, बस बात वही मैं पहले ही बोल रहा था, आप बाद में कर लो। डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, किससे सर, कैसे आपने पहचाना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, लेकिन पावर क्या थी 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर दें। जब डिवाइड होगा तो पूरे में होगा, कैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस गया, एक कॉस से एक कॉस चला गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो चलिए भैया आ जाओ, 2 साइन अपॉन कॉस का तो 10, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे समझेंगे 3 बचा, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है, यस और नो, ठीक। तो 2 10 स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा माइनस का 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यस और नो, बन गई क्वाड्रेटिक। इसीलिए तो देखो आंसर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 होगा या फिर 1/2 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करता हूँ, लेट कर लेता हूँ tan थीटा को, थोड़ी देर के लिए दिमाग में x लेट कर लो, थोड़ी देर को, कि भैया tan थीटा क्या है x है, जिससे आपको ना चैप्टर 4 का फील आएगा। तो जहाँ tan स्क्वायर थीटा वहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहाँ पर x है उसकी जगह क्या tan थीटा। अच्छा अब 2 बन जा 2, तो 2 के फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 2x और माइनस का x, यस और नो, ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, अंदर कितना बचा x माइनस, यहाँ से -1 कॉमन ली, अंदर क्या बचा। अब देखो यार फैक्टर तो आपको आने चाहिए, अब इसमें भी अगर डाउट हो रहा है सर ये कहाँ से आया, तो फिर टारगेट 95 में बेकार हो ना, फिर बेसिक तो आना चाहिए आपको। तो ये x माइनस पर और ये x माइनस 2x और ये माइनस पर इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको रखो 0 के इक्वल और एक बार इसको रखो 0 के इक्वल, इसको रखेंगे तो x की वैल्यू और इसको रखेंगे तो, और x को क्या लेट किया था जी tan थीटा, तो tan थीटा का आंसर या तो भैया 1 आएगा या फिर 1/2 आएगा। यस, अब एक बच्चा सोचेगा सर हमने tan थीटा की जो हमने टेबल याद की है उसमें 1/2 कहीं था ही नहीं, यस और नो, या तो 0 था या 1 था या 1/√3 था या √3 था या नॉट डिफाइन था, सर 1/2 नहीं है। तो जान लो कि tan थीटा के जो आंसर आते हैं ना वो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी आ सकता है। tan थीटा का आंसर 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नहीं चमका, नहीं चमका, समझो समझो, ये केवल नॉलेज वाली बात है। जैसे मान लो साइन थीटा है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, साइन थीटा, थीटा की जगह कुछ भी रख दो, कुछ भी। जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा साइन 1 लाख डिग्री की वैल्यू बताओ या साइन -1 लाख डिग्री की वैल्यू बताइए, आप कहेंगे सर हमें नहीं पता, लेकिन आंसर जो आएगा वो -1 और +1 के बीच में आएगा आंसर। साइन थीटा के जो भी आंसर आते हैं वो -1 और +1 के बीच में आते हैं। tan थीटा के जो भी आंसर आते हैं वो कुछ भी आ सकता है,
माइनस प्लस कुछ भी, करोड़ 10 करोड़ कुछ भी आ सकता है, लेकिन साइन के जो भी आंसर आएंगे, सपोज कोई आपसे पूछे कि साइन भाई साहब 0.5 डिग्री की वैल्यू बताओ या 0.5 की पावर 10 बताओ, तो आप बोलोगे कि हमें नहीं पता, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो -1 और +1 के बीच में होगा, बात खत्म। साइन और कॉस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन 10 में कुछ भी आ सकता है। लकीली क्या हो गया, कोई दिक्कत बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि सोचना पड़ा। अच्छा, ये हर जगह सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद दूसरा सॉल्यूशन क्या है, हमको लाना था tan थीटा, ठीक। तो 1/cot कितना होता है, tan थीटा। तो स्टार्टिंग में ही जो हमने बाद में डिवाइड किया ना, ये आप स्टार्टिंग में cot थीटा से डिवाइड कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। देख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या है, चलो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो यार, तुम लोगों से हुआ नहीं, केवल एक बालक से हुआ। चैप्टर 2 का अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसका मतलब है, कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सो दैट दिस और दिस। अच्छा, एक चीज और देखो, जब कभी ऐसे क्वेश्चन मिला कि पहले इसको प्रूफ कराया फिर इसको प्रूफ कराया, तो इसका मतलब कि जब आप इसको प्रूफ करने जाएंगे तो इसका यूज कर सकते हैं। पहले तो ये जान लो। अगर आप ये सोचें कि सर हमको ये नहीं आता, लाओ हम डायरेक्ट इसको कर दें, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा। क्यों, यहाँ पे मिल रहा है सी तो नहीं, और सी की वैल्यू आएगी वहाँ से, तो ये भी चीज़ जान लो। डायरेक्ट अगर आप सोचो ना क्या इसको सॉल्व करते, कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये एक रिलेटिव वाला क्वेश्चन है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसका रिलेशन उसके साथ है, पहले इसको सॉल्व करो देन इसको। तो चलो भैया, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, उसको देखते हैं। x², अब p का अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस का px और माइनस का p और माइनस का c। सर मल्टीप्लाई किया क्यों, क्योंकि देखो यार, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस का b/a। यस, और अब b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है। तो बहुत से बच्चे b को लिख के आ जाएंगे, मान लो p या फिर x+1 पता नहीं क्या क्या। तो पहले मल्टीप्लाई करो, x को सेपरेट करो, x² को सेपरेट करो और बाकी सारा कांस्टेंट। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। माइनस b क्या होता है, जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है, क्या होता है, माइनस का p हो गया, यस और नो। और a कितना है, जो x² का होता है, 1 हो गया। तो क्या इसका आंसर p आ गया। ऐसे अल्फा बीटा c/a प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। c क्या है, जो भी कांस्टेंट बचा, माइनस का p माइनस का c/1, मतलब माइनस का p और माइनस का c। क्या चमका। अब पहला पार्ट उठाओ भैया। पहला पार्ट क्या रहा है कि ये हमको प्रूव करना, तो केवल इस वाले पोर्शन को उठाएंगे। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस, कर दो मल्टीप्लाई। तो अल्फा का बीटा के साथ अल्फा बीटा, अल्फा का 1 के साथ अल्फा, 1 का बीटा के साथ बीटा, और 1 बन जा 1। तो अल्फा बीटा कितना दिया गया भैया, माइनस का p प्लस अल्फा बीटा कितना है, प्लस का 1। तो ये कैंसिल हो गया और 1 माइनस c आ गया, देखो यस और नो। तो पहला वाला तो सिंपल था, प्रूफ हो गया। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस c। हमने प्रूफ कर दिया कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू, तो c को एक तरफ करेंगे, इसको एक तरफ करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो उसका भी हम लोग यूज़ अभी करेंगे, चिंता मत करो, और करना पड़ेगा। क्यों सर, कैसे पता, यार इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, यहाँ पे है क्या c। अब c की वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो c की वैल्यू का हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो चलो मैं आपको c की वैल्यू यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। ये इसके इक्वल है ना यार। एक बात सुनो, इसका हमने मल्टीप्लाई किया था, हमको ये प्राप्त हुआ था। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किया, यही तो मिला। और ये किसके इक्वल है, 1 माइनस, यस और नो। ये तो यार हमने प्रूफ कर दिया है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल होगा, c इस तरफ आएगा और ये सब उस तरफ जाएगा। तो c बराबर माइनस का अल्फा, बताओ जान सी, यहाँ तक दिक्कत हुई, समझते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। देखो ये जो पोर्शन है इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट ये था और ये किसके इक्वल था, 1 माइनस c के। तो 1 से 1 क्या था, c की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो आ जाओ भैया, अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया।
अब जब यार टारगेट 95 के क्वेश्चंस कर रहे हो इतना तो आना चाहिए। सर कैसे बन गया, देखो 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे क्या बनना है, इसको देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भैया ये रही, माइनस का अल्फा बीटा, यस और नो। चलो जी, ऐसे यहाँ पे ये बन गया बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करो, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस का सी मतलब माइनस का अल्फा बीटा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा। प्रूफ करना है बन के इक्वल। चलो कैलकुलेट, अब तो केवल और केवल कैलकुलेशन बची हुई है। तो ये अल्फा स्क्वायर, अच्छा माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2 अल्फा माइनस का अल्फा कितना होगा, प्लस का अल्फा, और कितना बचा माइनस का अल्फा बीटा और माइनस का बीटा। यस, और क्या हम लोग यहाँ से कुछ बना सकते हैं कॉमन नॉर्मल लेके, देखेंगे कुछ दिख रहा है, प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बीटा स्क्वायर हो गया, ये भैया प्लस का बीटा, और ये बच्चा अल्फा बीटा। यस और नो, कैलकुलेशन, हाँ डाउट है। अच्छा अब देखो क्या कुछ कॉमन लेके बात बन रही है, देखते हैं। अगर मैं यहाँ से अल्फा कॉमन लूँ तो 1 प्लस अल्फा बचा, और यहाँ से अगर मैं माइनस बीटा लूँ तो देखो 1 प्लस अल्फा बचा। यस और नो, तो इन दोनों से अल्फा कॉमन लिया तो अंदर बचा अल्फा प्लस, इन दोनों से माइनस बीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा अल्फा प्लस, क्या चमका, अपने आप बनना कॉमन, प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से बीटा कॉमन लिया अंदर बचा बीटा प्लस 1, यहाँ से माइनस का अल्फा कॉमन लिया तो बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा अल्फा प्लस 1 और अल्फा माइनस बीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये होगा बीटा प्लस 1 और ये बीटा माइनस, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, पक्की बात है। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, अल्फा प्लस 1 से अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 से बीटा प्लस 1, कोई दिक्कत। पहले यहाँ तक लिखो, फिर थोड़ा सा पोर्शन बचा उससे करेंगे, यहाँ तक लिखो पहले, इम्पॉर्टेंट था ये। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर क्या बचा अल्फा प्लस 1 और नीचे अल्फा माइनस, अच्छा ऊपर बचा है बीटा प्लस 1 लेकिन है क्या बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा को लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, तो क्या होगा माइनस कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब ये क्या था बीटा माइनस अल्फा, मैंने लिखा अल्फा माइनस बीटा, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो कॉमन एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। तो नीचे हो गया अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा से ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा अल्फा प्लस 1 माइनस ये कैंसिल, ऊपर बचा, चलो माइनस के अंदर एंट्री होगी तो अल्फा प्लस 1 माइनस का बीटा और माइनस का 1। अब दो 1 से 1 क्या हो कैंसिल, नीचे क्या अल्फा माइनस, ऊपर है अल्फा माइनस बीटा, नीचे भी क्या है कैंसिल हो, कितना आ गया, तो 1 ही लाना था हमको ना। ठीक है आकाश, ये सिंपल है आपका, सही था, लॉजिकल था, बहुत ज़्यादा मतलब आप ठीक है, बट ये कर लो, ये ज़्यादा सिंपल है, अपने अपने लॉजिक है। देखो तुम लोग रिसर्च कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ नया कौन सा चैप्टर का है ये, चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 3 एंड y 4 और x बराबर y। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक आपको हम बहुत ही देसी बात बताएंगे। देखो यहाँ x बराबर 3 है, मतलब 1 वेरिएबल है, यस और नो, y बराबर 4 1 वेरिएबल है, और x बराबर y 2 वेरिएबल है। तो कोशिश करो कि 2 वेरिएबल वाले ग्राफ को पहले बना लो। मतलब ऐसा है कुछ नहीं, बस इससे एक सिंपल आपको लगेगा, जब ट्रायंगल बनेगा तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। तो भैया इस 3 ग्राफ से एक लाइन इससे आएगी, एक लाइन इससे आएगी और एक लाइन इससे आएगी, और तीनों ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तभी जाके ट्रायंगल बनेगा। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, अगर ये होता है इस क्वेश्चन में x बराबर 3 और x बराबर 4, मान लो ये होता, फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल, और अगर लाइन आपस में क्या है पैरेलल तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, और ऑब्जेक्टिव में आएगा और एरिया 0 होगा, तो आपको 0 पे टिक करके आना पड़ेगा।
अब इसमें ये गलती मत करना कि अगर मान लो x बराबर 4 आ जाए यहाँ पे और तुम उसका ग्राफ बनाने लगे, खुद समझो ना, x बराबर 3 और x बराबर 4 आपस में क्या होंगे, पैरेलल। जब ये दो लाइन आपस में क्या है, एक ने इसको कट किया, ट्रायंगल कहाँ बना भैया, ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। यस और नो? तो अगर तुम बाकायदा ऐसे तुमने मतलब डायग्राम बनाए, ये सब देखा, कुछ कॉमन सेंस अपने अंदर रखो, जब ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तो ग्राफ 0 मतलब एरिया 0 हो जाएगा। चलिए अब आ जाओ, चलो अच्छा, तो x बराबर y का हम सबसे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन, x बराबर y, तो वही अपने 2 कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक। एक बार पुट करो यहाँ पे भाई साहब, x की जगह 0 तो y कितना आएगा 0, क्योंकि दोनों है तो बराबर। x बराबर रख दो 2 तो y कितना आ जाएगा 2, मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,0 और 2,2। यस और नो? अच्छा देखो, हमने कोशिश तो पूरी की है, स्केल का यूज़ करके ही हमने ये अपना कार्टेशियन प्लेन बनाया, बट आप जब बनाएंगे स्केल तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो 0,0 तो ये रहा भैया, अब x पे जाओ 2 ये रहा, और y पे जाओ 2। मैं लगभग यार देखो अनुमान से ही कर रहा हूँ, मान लो ये हो गया, ठीक। और इससे मैंने क्या किया जी, इसको मिला दिया, तो ये जो हमारे पास ग्राफ आया ये किसका है, x बराबर y का। 2 वेरिएबल वाला पहले बना लो, ठीक। अच्छा जी, यहाँ y था, अब आएगा x बराबर 3। अच्छा तो x बराबर 3 ये रहा, x बराबर 3 क्या ये रहा, तो यहाँ पे सीधी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, बस सीधी लाइन ही खींच दो, बस ये हो गया x बराबर 3 का ग्राफ। क्लियर है? ये हो गया x बराबर 3 का ग्राफ। क्या चमका? एक है y बराबर 4, तो y 4 ये रहा, तो एक सीधी लाइन आपको क्या करनी भैया, ड्रॉ कर दो एक सीधी लाइन। तो ये जो हो गया आपके y बराबर 4 का ग्राफ। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं, मान लो। यस और नो? अच्छा, अब आपसे बोला था कि ट्रायंगल बनाए ना, उसका क्या फाइंड करना, एरिया। अब बच्चा कंफ्यूज, देखो एक ट्रायंगल ये भी बना है, अगर मैं नामकरण करूं उसका तो O A B C D और E। एक ट्रायंगल ये भी तो बना है, यस और नो? और एक ट्रायंगल ये बना है, यस और नो? और एक ट्रायंगल भाई साहब बना है OCE। अब बच्चा फुल्ली कंफ्यूज, यार एरिया किसका पूछा है, हमको वो वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें ये तीनों आ जाएं। अब मैं समझाऊंगा। चलो एक बच्चे को डाउट है, सर इस वाले ट्रायंगल को आपने क्यों नहीं लिया, चलो देखते हैं। इसमें 3 लाइन कौन सी, ये x बराबर y, हाँ जी भाई चलो हमारे क्वेश्चन में था। ये लाइन कौन सी, x बराबर 3, हाँ जी क्वेश्चन में था। ये लाइन तो x एक्सिस है, x एक्सिस बोले तो y बराबर 0, और y बराबर 0 कहीं था और ना ही इसका यूज हुआ, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। इस तरीके से समझ रहा है हमको। ट्रायंगल में 3 साइड, वो तीनों साइड यही होनी चाहिए। तो फाइनली हमने देखा कि ये वो वाला ट्रायंगल हमको मिल गया, ये रहा, जिसका हमको एरिया फाइंड करना, मतलब ट्रायंगल BCD का एरिया फाइंड करना है हमको। ठीक है, पहले तो ये समझो। अच्छा, ये सारी लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना रहा होगा 90। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस। अब तो बेस परपेंडिकुलर, ये तो बेस क्या हो गया CD, और हाइट कितनी होगी जी BD। यस और नो? अब यहाँ पे आके थोड़े से एक चीज़ में बेसिक सी बात समझा दूँ, चलो इसी में ही समझा देता हूँ। अब तो खैर मैं इसको हटा दूँ, क्या काम तो हो गया ना इसका। आपको अब एक नॉलेज वाली बात बता दें, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भैया 1,2, तो ये 1,2 बताता क्या है, ये कहता है कि ये वाला डिस्टेंस तो 2 है और ये वाला डिस्टेंस कितना 1, यही बताता है। अब यार क्यों मैंने ऐसा इसलिए बताया, क्योंकि अब हमको फाइंड करना है CD। क्या फाइंड करना है, CD। अब एक बात सुनो, अब CD डिस्टेंस, यहाँ तक ये डिस्टेंस देखो इस पे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 4, कितना हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है 1, क्योंकि देखो ना ये ऐसे जा रहा है, नहीं चमका, समझो फिर से, या ऐसे समझ लो, देखो ये डिस्टेंस कितना है 4 और ये डिस्टेंस कितना है 3, तो ये कितना बचा 1 बचा। नहीं समझा पाया, फिर से समझो एक बार। हमको EC का डिस्टेंस पता करना है, तो ED तक तो 3 हो गया, और फिर आपने जैसे जब इसको खींचेगा तो एकदम सीधा जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया जी 1 हो गया। ये बेसिक सा या क्लास 9th का 1। अब आ जाओ BD।
बीडी कितनी से होती है? इतनी से होती है। तो वही यहीं पे है बीडी, देख लो। अब समझो, समझते यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 4 है। और ये इस पे कट करा तो ये किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया जी? 1। अच्छा देखो, हमने जबरदस्ती लाने को लाइन थोड़ी टेढ़ी करी है, लेकिन भैया आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो एकदम सीधी आएगी, चकाचक एकदम। तो ये भी कितना हो गया जी? 1। तो 1 × 1 2 और 2/2 0। यही होती हैं भाई साहब, यही गलतियां होती है बोर्ड में। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे कि आप लोगों के जो ये समस्याएं हैं ना कि सर 1 × 1 2 और 2/2 0, आंसर 0, नंबर 0, सब कुछ 0, तो क्यों ये हो जाता है एग्जाम टाइम। तो 1 × 1 1 और ये कितना 2, या तो इतना छोड़ दो, अगर डिवाइड आता है तो कर दो। स्क्वायर यूनिट, टीचर यहाँ पे जो आपकी कॉपी चेक करने बैठा होगा वो 1/2 तो ठीक है, वो सबसे पहले स्क्वायर यूनिट, मतलब यूनिट शब्द आपने लगाया है या फिर नहीं। अब एरिया है तो स्क्वायर लगाना जरूर। सर बहुत से बच्चे समझते हैं सर ये होता क्या, देखो एक्चुअली में हमको नहीं पता सीडी सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, हेक्टेमीटर नहीं पता, तो कोई ना कोई यूनिट जरूर होगी। डिस्टेंस है तो यूनिट होगी, तो यूनिट लगा दी। स्क्वायर क्यों? ये एरिया निकाल ले यार, तो स्क्वायर यूनिट। तो ये था एक दो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन हमने एक चीज़ सीखी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 2 वेरिएबल वाले का ग्राफ पहले बना लो, समझे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पहली बार में हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, वरना फिर तो खैर हो ही जाएगा। मैं क्वेश्चन को पहले मैंने केवल डाटा लिखा, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कह रहे हैं रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। मतलब सही बात है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं टिकट लेने, आपने कहा भैया हमारा बच्चा 10 साल से कम का है, तो उसका जो फेयर है ना वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं रिजर्वेशन चार्ज में कोई भी कंसेशन नहीं है। अगर आपको अपने बेटे के लिए एक सीट को रिजर्व कराना है तो रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी हाफ नहीं होने वाला है। क्या बात समझ आई? एज के अकॉर्डिंग जो फुल फेयर है उसमें तो हाफ हो जाएगा बेटे के लिए। अब तुम पूरी सीट मांगते हो तो रिजर्वेशन होगा उसके लिए, तो रिजर्वेशन का जो भी चार्ज है 50, 60, 100, 200 जो वो आपको पूरा देना पड़ेगा, उसमें कोई भी हाफ नहीं होगा, ठीक है। एरोप्लेन में लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्फेंट वाला अगर 1-1.5 महीने का छोड़ के 2 महीने के बाद जो भी है पूरी सीट आपको लेनी पड़ेगी और पूरा पैसा देना पड़ेगा, उसमें हाफ टिकट कोई चक्कर नहीं। ट्रेन में क्या है, हम लोग जाते हैं, हम जब बहुत छोटे थे, हम 14-15 साल के होके भी 10 साल के अंदर चलते थे, तो होता है आप लोग था, बहुत अमीर फैमिलीज बिलोंग करते शुरू से। तो चलो अच्छा, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी, ठीक। अच्छा, फिर कह रहे हैं एक आदमी ने 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट 2530 रुपये में उसने एक रिजर्व और फर्स्ट क्लास टिकट को उसने बुक किया, तो रुपए दिए 2530। फिर एक आदमी ने 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड 1 रिजर्व हाफ टिकट, तो उसने इतने रुपए दिए। तो बताओ भैया कि एक तो रिजर्वेशन के चार्ज क्या हैं और फर्स्ट क्लास टिकट के चार्ज का ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पूछा गया पहले उसको लेट करके संतुष्ट हो जाते हैं कि जो पूछा गया कि लेट द फर्स्ट क्लास टिकट फेयर या कॉस्ट, लेट द फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है चल जाएगा इतना x रुपीज़, एंड द रिजर्वेशन चार्ज एंड द रिजर्वेशन। ये बेटा रिजर्वेशन वो वाला नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो SC ST वाला, वहाँ जाओ भैया हम तो SC में आते हैं, रिजर्वेशन वो वाला नहीं है। ये रिजर्वेशन में सीट बुक हो रहा है, रिजर्व हो गई आपकी सीट वहाँ पे ना। चलो अच्छा, तो इस तरीके से अब क्वेश्चन को फील करते हैं, क्वेश्चन को फील करेंगे, ठीक। अब एक बंदा है 1 रिजर्व फर्स्ट, उसने रिजर्व कराया है फर्स्ट क्लास टिकट, तो फर्स्ट क्लास टिकट कितने का x, और उसने रिजर्वेशन भी कराया, मतलब उसको y रुपीज़ भी देने पड़े होंगे, यस और ना, यस और नो। मतलब उसने पहला फर्स्ट क्लास टिकट बुक कराया तो x रुपये दिए होंगे, और लिखा क्या रिजर्व, मतलब उसने रिजर्वेशन भी कराया है तो उसने y रुपये भी दिए होंगे, यस और नो। तो टोटल कॉस्ट हो गई 2530। पहली इक्वेशन बहुत ही प्यारी सिंपल सी। अगली पे जाओ, कह रहे 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, पहले यहाँ तक पढ़ो। एक आदमी है और जिसने रिजर्व और फर्स्ट क्लास टिकट, मतलब उसके भी रुपए कितने हो गए x प्लस, यस और नो। एंड आगे भी बोला एंड 1 रिजर्व हाफ टिकट, अब समझेंगे बड़ा मजा आने वाला, प्लस 1 रिजर्व हाफ टिकट। तो रिजर्वेशन होगा तो y रुपये तो उसको देने ही पड़े होंगे,
हो सकता है वो अपने साथ अपने बेटे को लेके जा रहा हो। यहाँ तक x प्लस वाई का हो गया कि वो आदमी खुद गया है और उसने अपनी सीट भी रिजर्व कराई तो x प्लस वाई, फिर वो अपने साथ अपने बेटे को लेके गया, मान लो तो 1 रिजर्व हाफ टिकट। तो अगर रिजर्वेशन हुआ है तो y रुपये तो दिए, लेकिन हाफ टिकट मतलब x/2, क्योंकि फुल पेमेंट तो x है लेकिन उसने हाफ टिकट कराया है तो x/2, लेकिन y में कोई भी कंसेशन नहीं है। तो ऐसा होने पर टोटल रुपए है 3810। क्या चमका? तो एक बात ना सुनो यार, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 2530। क्या हम वो यहाँ पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो 2530 प्लस वाई प्लस x/2 बराबर 3810। चलो ये इधर माइनस में आ गया, इसको ऐसे ही लिख दो। तो यार डायरेक्ट माइनस कर दें, चलो लिख देते हैं। ये इधर किस में आएगा जी? तब तो आप लोग माइनस करके बैठो, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम आया 2, तो ये क्या होगा 2y प्लस x। तो 0 से 0 गया तो 0, 11 से कितना आया 1280। तो 2y प्लस एक्स कितना आया 1280। अब 2 से क्या होगा जी मल्टीप्लाई, तो 2y प्लस एक्स बराबर 128 दूनी 256। यस और नो? इतना आ गया, निकालना क्या हमको x और y की वैल्यू, लगा दो एलिमिनेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530 और ये हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2560। तो एली माइनस कर दिया, कैंसिल आउट। y से माइनस का 2y तो माइनस का y, और ये कितना हो जाए माइनस का 30, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब भैया रिजर्वेशन चार्ज कितना था जी 30 रुपये। रिजर्वेशन चार्ज कितना? अब x और निकालो तो इक्वेशन वन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530, तो y की जगह रखो 30 और ये कितना 2530, तो माइनस कर दो, कितना आया 2500 रुपये। फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्वेशन के साथ 2580 थे। अलग अलग बात करें, रिजर्वेशन मात्र 30 रुपये का था और ये 2500 रुपये का था। क्या चमका? कोई डाउट इसमें? कभी आप लोग ट्रेन में गए हो रिजर्व, अच्छा किस क्लास में गए, फर्स्ट थर्ड कौन से, या फिर जनरल में लटके हैं? स्लीपर में। अच्छा बहुत से बच्चे लोग स्लीपर में जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे स्लीपर पहन के आना ही अलाउ है। हाँ तो आकाश पहन गए स्लीपर वाले कि बिना स्लीपर कैसे अलाउ होगा। हाँ जूते पहन सकते हो आकाश, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, भागो आप लोग।